ओके बच्चों, देखो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो मैटर के विषय में था कि क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज होती रहती हैं, क्या क्या चीज़ें आती रहती हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है, अब हमारा नया टॉपिक क्या है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता क्या है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कैसे एक सॉलिड लिक्विड में बदलता है, लिक्विड कैसे तुम्हारा गैस में बदलता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, कुछ उसके नाम भी तो होंगे, सिर्फ ऐसे थोड़ी ना होता कि वो इसमें चेंज हो गया वो इसमें चेंज हो गया, कुछ ना कुछ उसमें उसके नाम भी होंगे। नामों की वजह से अब हम उसको पहचानेंगे। देखो कैसे, यहाँ दो तरीके के आपके पास डायग्राम बने हुए हैं। एक ये समझिए, एक ये डायग्राम है, ये भी एक लाइन डायग्राम है, और ये एक पूरी प्रोसेस, ये ऐसे करके पूरी प्रोसेस दी हुई है। ठीक है, ये एक पूरी प्रोसेस दी हुई है। एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं इनको। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको ऐसे ही बनाइएगा। अगर आंसर क्वेश्चन आता है कि राइट द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अगर आप सिर्फ इतना लिख के आओगे ना, डायग्राम बना के थोड़ी सी कुछ उसके विषय में लिख भी दोगे ना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पूरे नंबर, कुछ नहीं काटेगा। लेकिन हाँ, इन सबके नाम याद रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, सॉलिड दिया हुआ है। तो हम पहले आप नीली वाली लाइन को देखिएगा, ये जो नीली वाली लाइनें है ना, इनको देखिएगा। ये जो सॉलिड दिया हुआ है, हम अच्छा लिक्विड से आते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड दिया हुआ है, हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, अगर कोई लिक्विड चीज है हमारे पास, हमें उसे सॉलिड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। जैसे पानी को बर्फ बनाना है, तो बर्फ कैसे बनती है, जब पानी को जमाते हैं ना बर्फ में, फ्रिज में जमाते हैं, तब क्या बनती है, फ्रीज। जमाना मतलब फ्रीज कर देना। ठीक है, तो लिक्विड फ्रीज होके क्या बन गया, सॉलिड। अब ये जब लिक्विड फ्रीज हुआ और बन गया सॉलिड, तो अब हमारे पास गैस भी तो है। गैस को क्या करेंगे, अच्छा गैस को सॉलिड बनाना हो तो डिपोजिशन करेंगे। अब दूसरा देखो, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए इवेपोरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इवेपोरेशन। हमारा टॉपिक भी है, एक बड़ा टॉपिक भी है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करेंगे। इवेपोरेशन मतलब समझ गए, किसी भी लिक्विड जैसे पानी है उसको उबालेंगे तो वो वेपर में ऊपर उड़ेगा, वेपर यानी कि गैस की तरह। उसको तब तक उबालेंगे जब उसका बॉइलिंग पॉइंट उसका रीच हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों ने ये दिमाग समझ लिया कि जब हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो फ्रीज करेंगे, गैस को सॉलिड में चेंज करेंगे, डिपोजिशन करेंगे, लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे। अब उल्टा भी तो करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, बर्फ को पानी बनाने के लिए क्या करेंगे, पिघला देंगे, यानी मेल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे। एक सॉलिड है उसको गैस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सब्लिमेशन। क्या करेंगे, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। क्या करेंगे, सब्लिमेशन करेंगे। ठीक है, सॉलिड को गैस में बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गैस को लिक्विड में चेंज करना है, गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे। अब ये कंडेंसेशन क्या होता है, जो कंडेंसेशन की वजह से ही तो आपके बादल बनते हैं। जो बादल होते हैं वो गैस फॉर्म में होते हैं, जब वो नमी पाते हैं एक जगह आके सिकुड़ जाते हैं, और फिर पानी, कंडेंसेशन होगी तो पानी गिरता है, लिक्विड बन जाता है। वो गैस ही तो होती है। जब नमी ज्यादा होती है वातावरण में, जब नमी ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, व्हेन ह्यूमिडिटी इज more in atmosphere, then condensation take place, and due to condensation rain happens. Okay, गैस कंडेंसेशन होके, गैस का कंडेंसेशन हुआ, क्या बन गई, लिक्विड। तो इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, गैस का कंडेंसेशन हुआ, लिक्विड बन गई, लिक्विड को फ्रीज किया, सॉलिड बन गया, सॉलिड को सब्लिमेट किया, गैस बन गई। ठीक है, देखो ये पूरी राउंड साइकिल चल रही है, राउंड साइकिल। गैस को कंडेंसेशन किया, लिक्विड बन गई, लिक्विड को फ्रीज किया, सॉलिड बन गया, सॉलिड का सब्लिमेशन कर दिया, गैस बन गई। ठीक, फिर गैस का क्या, देखो अब सॉलिड को मेल्ट कर दिया, लिक्विड बन गया, लिक्विड का इवेपोरेशन कर दिया, गैस बन गई, गैस का डिपोजिशन कर दिया, सॉलिड बन गया। ठीक है,
याद रखना, ये हमेशा याद रखिएगा। सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाया, लिक्विड को भाप में उड़ा के यानी इवेपोरेशन करके गैस बनाया, गैस को एक जगह इकट्ठा डिपोजिशन करके सॉलिड बना दिया, गैस को डिपोजिशन करके सॉलिड बना दिया। ठीक है, अब सॉलिड को देखो लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड बना दिया, सॉलिड का सब्लिमेशन किया गैस बन गई, गैस का कंडेंसेशन किया लिक्विड बन गया। ठीक, अब यहां देखते हैं ये सब हुआ कैसे। सब्लिमेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, फ्रीजिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो, ये सब है क्या, हो कैसे रहा है। तो ये हो कैसे रहा है, तो ये चीज यहां लिखी हुई है, देखिए लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, बिल्कुल एरो के हिसाब से चलिएगा। ठीक है, एरो के हिसाब से मान लो कोई मैटर हमने ले लिया, हमें नहीं पता कौन सा मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, आंख बंद की मैटर ले लिया और मैटर लेके क्या कर दिया, हीट कर दिया उसको उसमें क्या दे दी, हीट दे दी। हीट दे दी यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, उसकी इंक्रीज कर दी। काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या हो गया, जो भी मैटर था उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो गया, कम हो गया। याद रखिएगा, जब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम होगा। याद रखिएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ लिक्विड बन गया। ठीक है, मान लो सॉलिड लिया था, यहां पे सॉलिड को हीट किया, हीट करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी बनी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, बढ़ने के बाद लिक्विड बन गया। जब हमने मॉलिक्यूल्स को और काइनेटिक एनर्जी दी तो वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थोड़ा बहुत अभी और बचा हुआ था ना, वो भी चला गया, वो भी खत्म हो गया, और वो खत्म होने के बाद क्या बना, गैस बना। क्या बना, गैस बना। जब वो खत्म हो गया तो गैस बन गया। अब गैस बन गया, गैस से ज्यादा क्या बन सकता है। अब हम उल्टा घुमाएंगे, उल्टा घुमाने का मतलब डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब हम क्या करेंगे, गैस की जो एनर्जी है डिक्रीज करेंगे, डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और इसी को डिक्रीज करने को क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। अब डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई कैसे थी, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी टेम्परेचर देके। अगर हमने टेम्परेचर देके काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई थी तो अब उस चीज का टेम्परेचर क्या करेंगे, घटा देंगे, टेम्परेचर उसका घटा देंगे। ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम था वो धीरे धीरे करके पास आने लगेंगे, यानी कंडेंसेशन चालू हो जाएगी। जब कंडेंसेशन चालू हो जाएगी, कंडेंसेशन चालू हुई तो पहली फॉर्म क्या आएगी, यहां पहली फॉर्म क्या आई थी, लिक्विड आई थी, तो यहां भी पहली फॉर्म क्या आएगी, लिक्विड आएगी। अब पहली फॉर्म जब लिक्विड आ गई तो अब उसको क्या करेंगे, भाई लिक्विड को सॉलिड में चेंज करो, सीधे चेंज करो ना यार, ठंडा कर देंगे, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी को और कम कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो वो क्या चेंज हो गई, फ्रीज होके सॉलिड में बदल गई। ये एक पूरी प्रोसेस है। यहां पे आपसे कोई भी पूछ रहे डिपोजिशन कर रहे हो गैस का सॉलिड में, कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये पूरा लाइन डायग्राम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक ये, दोनों को इसके क्वेश्चन के आंसर में लिख के आओगे ना, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। आपको ओवरव्यू दे दिया था, पर अभी थोड़ा डीप में जाने की बारी है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और शायद उससे पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी है, वो भी पढ़ें। ठीक है बच्चों, करेंगे आज मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पे आज हम लोग बात करेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और भी कुछ अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें हम अपने चैप्टर्स को थोड़ा अब डीप में जा रहे हैं। अब ऊपर का सब हो गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग में और सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब सारी नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बता दी गई हैं कि जैसे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, उनके स्टेट्स बता दिए गए हैं, उनका कैरेक्टर बता दिया गया है, ये सब चीज़ें आपको बता दी चुकी हैं। तो अब क्या है ना, अब हम लोगों को आगे देखना है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, गैस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम देखेंगे। देखिए पहली चीज मेल्टिंग पॉइंट लिखी हुई है। मेल्टिंग पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच
a solid melts to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. अब देखो बच्चों यहां लिखा तो है, ये एक तरीके की बुकिश लैंग्वेज है, ठीक है. मैंने लिखा इसलिए है ताकि आप इसको देखकर इसको नोट कर सकें. इसको नोट करिए, इसको देखिए, है ना. इसको देखकर आप इसको नोट कर सकते हैं. बर्फ होती है ना, बर्फ, तो बर्फ जब पिघलती है तो जैसे ही वो पिघलना शुरू करती है, इसका मतलब क्या होता है? वो मेल्ट होना शुरू हो रही है. तो ये अगर जैसे ही कोई बर्फ या कोई भी चीज, मैं सिंपल बर्फ का ले रहा हूं, अगर कोई भी चीज, चाहे वो बर्फ हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर बर्फ है और वो मेल्ट करना शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है? वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है. यानी उसका टेम्परेचर अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे. बर्फ का टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, ठंडी होती है एकदम, है ना. तो बर्फ का टेम्परेचर कम होता है, अब वो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे 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 बढ़ रहा है, यानी अब वो मेल्ट होना शुरू, पिघलना शुरू हो गई है. तो एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई सब्सटेंस क्या होने लगे? पिघलने लगे. क्या होने लगे? पिघलने लगे. जब ऐसा पॉइंट, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पे कोई एक सब्सटेंस पिघलने लगे तो उसे क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट. क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट. यहां पे वही चीज तो लिखी है, द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड. एक भाई, अब कोई सॉलिड ही होगा ना तभी तो मेल्ट होगा. अगर पहले से कोई चीज लिक्विड है तो वो मेल्ट तो हो नहीं जाएगी, वो मेल्ट नहीं हो जाएगी. जब कोई चीज सॉलिड है तभी तो वो मेल्ट होगी. तो एक सॉलिड मेल्ट होके क्या बनेगा? एक लिक्विड बन जाएगा. उस मिनिमम, सबसे कम, ठीक है, कम से कम उतना टेम्परेचर अगर एक सॉलिड को मिलने लगे जिसपे एक सॉलिड पिघल कर क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए. जिसपे एक सॉलिड पिघल कर क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए. वो भी किस पे? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. एटमॉस्फेयर, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब कोई मिनिमम टेम्परेचर किसी सॉलिड को दिया जाता है तो वो सॉलिड क्या करता है? मेल्ट होता है और किस में बदल जाता है? लिक्विड में. वही क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. ठीक है, क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. फिर दूसरा पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. अब आइस का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सबसे जर्नल एग्जांपल लेते हैं, जर्नल एग्जांपल, तो वो वाटर या तो आइस, है ना. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? 273.15 केल्विन. देखो टेम्परेचर केल्विन में भी लिया जाता है, डिग्री सेल्सियस में भी लिया जाता है ना. लेकिन आप यहां पे देखिए 273.15 केल्विन. अब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. मतलब वो प्रोसेस, मेल्टिंग की वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड को चेंज होता है किसमें? लिक्विड में. मेल्टिंग की वो प्रोसेस, सुनिए, मेल्टिंग की वो प्रोसेस जो जब सॉलिड चेंज होता है किसमें? लिक्विड में, तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं. व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर क्या? व्हेन इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो उसका टेम्परेचर कैसा रहता है? सेम रहता है. अब आप कहोगे सर अभी तो आप मेरे से कह रहे थे कि सॉलिड जो होता है वो जब मेल्ट करता है तब उसका टेम्परेचर की वजह से मेल्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ता है, सॉलिड मेल्ट होता जाता है. अभी आप कह रहे हो कि उसका टेम्परेचर सेम रहता है, ऐसे कैसे? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, उस मोटरसाइकिल के पीछे के टायर पंचर हो गए हैं, ठीक है, पीछे के टायर पंचर हो गए. अगर उसके टायर सही होते तो वो मोटरसाइकिल अपने आप चलती रहती. भाई किक मारो, स्टार्ट करो और चलने लगती. लेकिन अब तुम किक मारोगे और स्टार्ट करोगे तो भी वो नहीं चलेगी, क्योंकि उसके क्या? पीछे के टायर पंचर हो चुके हैं. ठीक है, अब जब पीछे के टायर पंचर हो गए हैं तो तुमको क्या मारना पड़ेगा? उसे धक्का मारना पड़ेगा. धक्का मार के लाओगे खींच के. अब धक्का कितना मारोगे? उतना ही तो मारोगे जितने पे वो गाड़ी चलने लगे तुम्हारे धक्के की वजह से. उतना ही पे तो मारोगे जितने पे वो गाड़ी तुम्हारे धक्के की वजह से चलने लगे. उससे ज्यादा तो मारोगे नहीं कि नहीं भैया चले नहीं, दौड़े. भाई तुमको घसीट के उसको मैकेनिक के पास ले जाना है ताकि वो उस पंचर को सही कर सके.
तो उतना ही धक्का मारोगे जिस पे वो चलने लगे। वही चीज़ यहाँ हो रही है। क्या होता है, और वो उतनी गाड़ी फिर एब्जॉर्ब करेगी, उतना ही ताकत, तुमने गाड़ी पे ताकत लगाई, गाड़ी उतनी ही स्पीड से चली। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, हमने सिर्फ उस सॉलिड को मेल्ट किया। ठीक है, हमने एक्स्ट्रा ताकत नहीं लगाई, हम बस ये चाहते थे कि हम उस सॉलिड को मेल्ट कर दें, पिघल जाए, बस और कुछ नहीं चाहते थे। तो वो सॉलिड पिघल जाएगा। अगर हमको पिघलने के बाद ये चाहिए कि हम उस सॉलिड को उबाल दें, तो हमें उसे और ताकत देनी पड़ेगी, यानी और हीट देनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये जो सॉलिड है ना, एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, अगर ये बर्फ का टुकड़ा है आपका छोटा सा, तो इसको ना सिर्फ मेल्ट करना है, ये मेल्ट हो जाए, इतनी हीट इसको दे दें। तो वही कह रहा है ये, व्हेन सॉलिड मेल्ट, जब सॉलिड मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, तो उसका टेम्परेचर कैसा रहता है, जैसा था वैसा, यानी सेम टू सेम रहता है। क्यों? बिकॉज दिस हीट गेट्स, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज्ड अप in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। तो हमने जो हीट एनर्जी प्रोवाइड की, जो हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की सॉलिड को मेल्ट होने में, वो हीट एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हो गई और वो मेल्ट हो गया, लेकिन उस हीट एनर्जी ने उस ऑब्जेक्ट या उस सॉलिड का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो उतनी ही हीट एनर्जी थी जितनी उसको पिघलाने के लिए जरूरी थी। समझ में आया? हमने उतनी ही हीट एनर्जी दी जितने में वो पिघल जाए, उससे ज़्यादा नहीं दी। वो पिघल गया, हमारा काम हो गया। ठीक, यहाँ पे यही चीज़ बता रहा है। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, और पिघल, देखो अब उसके भाई सॉलिड था, वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं वाटर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे छोटे। ठीक, जो मैंने मैटर में आपको बताया था। ठीक है, तो उनको जितनी हीट चाहिए थी कि भैया इतनी हीट हमको दे दो, मैं पिघल जाऊंगा। ठीक है, मैंने कहा अच्छा लो तुम इतनी हीट ले लो, उतनी हीट उन्होंने ले ली और वो पिघल गए। लेकिन मैंने उनसे ये तो नहीं कहा था ना कि मैं उनका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो उनका टेम्परेचर जैसा पहले था वैसा ही अभी रहा। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। वो एनर्जी, अब यहां पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं, लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी की। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, वो अमाउंट, वो चीज, यानी उतना अमाउंट, उतनी मात्रा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट की बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट की बात की, तो अब हम किसकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसपे एक लिक्विड अपने आप को एक लिक्विड से वेपर फेज में चेंज करता है। अब आप कहेंगे लिक्विड से वेपर फेज में चेंज करता है सर, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये सिर्फ आपके लिखने के लिए है, समझिए मेरी बात को, मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ। कभी आपने पानी को उबलते हुए देखा होगा, ठीक है, जब पानी चढ़ाते हैं गैस के ऊपर तो वो नॉर्मल होता है, ठीक, फिर जैसे ही हम नीचे से उसको हीट देते हैं तो कुछ समय बाद वो क्या करता है, उबलने लगता है। तो उसमें उबलने का क्या, कैसे पता चलता है, छोटे छोटे बबल आने लगते हैं। तो जब वो उबलने लगता है तो इसका मतलब क्या है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ चुका है या बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर लिया है। फिर वो और उबलता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भाप बनने लगती है। क्या बनने लगती है, भाप बनने लगती है, भाप बनने लगती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाप आप कैसे बनती है या पानी कैसे उबलता है। तो यहाँ पे एक नाम लिखा है बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेज।
बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। देखिए अब इससे आपको कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। सुनिए, बल्क फिनोमिना क्यों कहते हैं इसको, बॉइलिंग को? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, अब यहाँ पे सारा मैं एक ही लाइन में आपको बता देता हूँ। देखो पार्टिकल्स होते हैं, या एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो पानी होता है ना, तो पानी के अंदर जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी बात अगर मैं करूं तो उनको कुछ एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि वो क्या हो सकें, बॉयल हो सकें। लेकिन क्या होता है कि जब हम एनर्जी उनको प्रोवाइड कर रहे थे, एनर्जी कैसे, हीट करके, उनको गर्म करके हम जब एनर्जी देते हैं तो वो उस एनर्जी का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उस एनर्जी को वो मॉलिक्यूल्स, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब यानी अंदर खींच लेते हैं अपने, और एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो इतनी ज़्यादा कि वो एकदम दौड़ने लगते हैं। ठीक है, और दौड़ते दौड़ते एक दूसरे से जब वो जुड़े बैठे थे, क्योंकि उनके बीच में क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी, और वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पर एनर्जी ज़्यादा गेन करने की वजह से, एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो इतने दूर हो जाते हैं कि वो अपना स्टेट चेंज कर देते हैं। अब थोड़ा रिकॉल करिए, थोड़ा सा सोचिए जो मैंने आपको पहले सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत चिपके हुए होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और वेपर में सबसे दूर होते हैं। तो दूर हो रहे हैं, फिर उससे भी दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो हमने पास जो चिपके हुए मॉलिक्यूल्स हैं उनको थोड़ा दूरी प्रदान कर दी। कैसे? एनर्जी देके, यानी उनको गर्म करके, हीट किया, उनको थोड़ी हीट प्रोवाइड की, तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ गए। फिर मैंने लिक्विड को भी हीट करना, मतलब हीट प्रोवाइड की, तो वो क्या हो गए, उनके पास पहले से एनर्जी थी लेकिन अब उनको और एनर्जी मिल गई, तो वो और दूर एक दूसरे से चले गए। जब वो और एक दूसरे से दूर चले गए तो वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड यानी चेंज हो रहा है गैस में, यानी कि वाटर वेपर में चेंज हो गए। किस में चेंज हो गए, वाटर वेपर। और यही जो एनर्जी हम उसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स को कुछ एनर्जी मिल रही है, जिससे वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, यानी उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो जो एनर्जी ली उन्हें, उसे क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो पूरा आपको मैंने इसी लाइन में समझा दिया। अब देखो बच्चों, यहां पे लिखा है 373 केल्विन। बच्चों देखो, जब भी आपसे कहा जाए कि कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हो, तो ये समझ लीजिएगा कि उसको डिग्री सेल्सियस से चेंज किया गया है। कैसे? 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, और 273 डिग्री का मतलब होता है क्या, वाटर का नॉर्मल पॉइंट, या जीरो डिग्री वाटर। 0 डिग्री पे, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होता है, 0 डिग्री पे 273 केल्विन होता है, डिग्री विग्री नहीं होती है, सिर्फ केल्विन होता है। जब हमने उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, क्या दिया, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो इस 100 को 273 में जब जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 373 आ जाएगा। यानी कि 373 केल्विन क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। लैटेंट हीट के विषय में अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया। तो यहां क्या लिखा है, पार्टिकल्स इन स्टीम मतलब वाटर वेपर at temperature 373 Kelvin have more energy than the normal water. They absorb the extra energy called the latent heat of वेपराइजेशन। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनको मिल जाती है और जिसकी वजह से उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, और वो दूर हो जाते हैं, एक दूसरे से ज्यादा दूर हो जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मेरे बच्चों ये देखो, यहाँ पे एक चीज बताई है कि ये आपका एक बॉक्स है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको हमने हीट प्रोवाइड की, उसके अंदर उबाल आया, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में क्या आई, ताकत आई। इनके अंदर क्या है, दोनों के बीच में क्या है, एक ऐसी एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हीट प्रोवाइड करने की वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा दूर कि वो अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस स्टेट या वाटर की बात करें तो वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। समझ में आया? एक सांस में सब बोल गए, ठीक। लेकिन देखो, समझाना मेरा काम है, आप एक बार समझिए, इसको देखिए, इसको लिखिए, है ना। अभी आपके 3 चीज़ें और बची हैं, जिसमें से 2 जो है ना, 2 चीज़ें ऐसे तो हैं चीज़ें कुछ जो छोटी मोटी बच भी रहेंगी, मैं सब करा दूंगा, लेकिन 2 चीज़ें ज़्यादा मतलब हेल्दी वो नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। एक होता है आपका सब्लिमेशन, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ बॉइलिंग और मेल्टिंग से ही हम किसी जो सब्सटेंस का, किसी मैटर का स्टेट चेंज नहीं कर सकते। हम और भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमें, अगर मैं कह दूं कि हमें एक सॉलिड से सीधे गैस में जाना, हमें बीच की लिक्विड वाली नहीं चाहिए, यानी बर्फ को अगर हम पहले पिघलाएंगे तो वो पानी बनेगी, फिर पानी को गरमाएंगे तब जाके वो भाप बनेगा। लेकिन मैं कहूँ नहीं, मुझे एक ऐसा सब्सटेंस बताइए कि वो सीधे सॉलिड से किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, यानी बीच की जो लिक्विड वाली स्टेट होती है ना, उस पर आई ही ना। तो ऐसा कोई सब्सटेंस होता है? होता है, सोचिए, होता है। वैसे मैं आंसर बता देता हूं, लेकिन होता है। देखिए कौन सा होता है? कपूर होता है, कपूर, कैम्फर, ठीक। ये जो कैम्फर होता है, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर होता है ना, कपूर, ये जो कपूर होता है ना, कपूर, तो ये क्या होता है, जब आप इसको हाथ में लेते कहते कपूर उड़ गया, कहते नहीं, मम्मी कहती हैं अरे कपूर तो उड़ जाता है, इसको पैकेट में बंद करके रखो। तो क्या होता है कि कपूर उड़ने का मतलब क्या होता है, वो जैसे ही हाथ में खुले में आता है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो क्या, उस भाप में चेंज होने लगता है, ठीक। तो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, हम वो देखेंगे। फिर इवेपोरेशन देखेंगे, ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बाकी की 3 चीज़ें भी बताई जाएंगी, ओके।